हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका। मैं हूं आसिफ इकबाल, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सिलेबस कंटेंट को शुरू करने जा रहे हैं। जो लोग हमें ऐप पे देख रहे हैं उन्हें ऐप पे कैसे देखना है, कुछ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिज़िक्स में आप लोग साल भर किस तरीके से ऑनलाइन माध्यम में पढ़ने वाले हैं, मैं उसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। और फिर आज हम लोग थोड़ा सा शुरुआत करेंगे फिज़िक्स का, एक इंट्रोडक्शन आज हम लोग बातचीत करेंगे। राइट, यहाँ पर देखिए, जब आप लोग ऐप के थ्रू पढ़ रहे होंगे तो इसमें आपको इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। यहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा। किसी के भी लेक्चर को देखने के लिए आप उसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से टॉपिक मिल जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे, वीडियो पर पहुँचेंगे और वीडियो पर पहुँच करके उस लेक्चर को देख पाएंगे। आपको ऑनलाइन माध्यम में ऐप के थ्रू जब पढ़ेंगे तो सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे और हफ्ते में 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर, जैसी भी ज़रूरत होगी उसके मुताबिक डाउट सेशन होगा। स्टडी मटेरियल के बारे में बता दूं आपको, सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पर 1 क्लिक पे अवेलेबल हैं। जैसे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, जो भी फिजिक्स का मटेरियल है वो आपको इस तरीके से अवेलेबल होगा। आपने इसको क्लिक किया और इस प्रकार से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस तरीके से इसको पलट के देख भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके सामने अवेलेबल होने वाली हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से आप ऐप के थ्रू पढ़ेंगे। और आप सब लोग का मैं फिर से वेलकम करता हूँ फिज़िक्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग जो भी पढ़ने वाले हैं मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले हम लोग, जो हमारा सिलेबस है वो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से चलेगा। और एनसीईआरटी में सबसे पहले हम लोग 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। राइट, 11th की एनसीईआरटी एंड देन 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आइए मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ, 11th एनसीईआरटी का कंटेंट क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। 11th की एनसीईआरटी में 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये चैप्टर्स पार्ट 1 के हैं, ये कंटेंट पार्ट 1 का है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, उसके बाद है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर है मोशन इन अ प्लेन, फिर है लॉज ऑफ मोशन, फिर है वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, एंड देन हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो 8 चैप्टर्स हैं फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग 8 चैप्टर्स यहाँ पर समाप्त करेंगे और उसके बाद सेकेंड में जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट। चलिए, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कंटेंट चलने वाला है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में एनसीईआरटी के मुताबिक जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को मैं टाइम टू टाइम आपको अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाता रहूँगा। यहाँ पर जो बात है ये मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा, इतनी ही बात करूँगा जिससे आपको आगे का जो कंटेंट है वो समझ में आने लगे। एक्चुअली मैं आपको चैप्टर की शुरुआत करूँगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। राइट, तो मेरी शुरुआत एक्चुअली होने वाली है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपको करना क्या है, मेरी पढ़ाई के दौरान एक नोट्स आपको बनाना है। राइट, मॉड्यूल आपके पास जो अवेलेबल है पीडीएफ के फॉर्म में, इस मॉड्यूल के अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल कराई हुई हैं मैंने, सारी चीज़ें हैं। जो नोट्स हैं वो प्रॉपर यही नोट्स हैं। ठीक है, ये प्रॉपर ये नोट्स हैं, ये जो मॉड्यूल है एग्जैक्टली ये प्रॉपर नोट है। तो आपको डिटेल नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है अपनी स्टडी के दौरान। आपको करना ये है कि जो मैं आपको बोलूँगा, पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है वहाँ पर आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट के लिए आप चाहें तो आप अपनी नोट्स बना सकते हैं। हर चैप्टर के अंदर आपको 2 एक्सरसाइजेस मिलेंगे और मेरी तरफ से कुछ आपको डीएलएफ मिलेगा, कुछ शीट्स मिलेंगी, जो शीट मैं आपको क्लास के अंदर ही सॉल्व कराने वाला हूँ। बाकी हर चैप्टर में आपको 2 एक्सरसाइजेस मिलेंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, जिसे आपको स्वयं सॉल्व करना है। इस मॉड्यूल के अंदर वो मौजूद होंगे और उन एक्सरसाइजेस की ही मैं डाउट क्लास लगा दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, आपके पढ़ाई में
आसानी होगी। तो मिला जुला करके 3 चीज़ें आपके पास हैं स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो मॉड्यूल हो गया, दूसरा डीएलएफ जो शीट्स में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, दूसरा वो कंटेंट हो गया, और तीसरा आपकी जो नोट्स होगी जो आप अपने कॉपी पेन जिस तरीके से भी आप उसको बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जो बेसिक चीज़ें मैं आपको पढ़ा देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि व्हाट इज फिजिक्स, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है ना कि भैया फिजिक्स क्या है, पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स। अच्छा, कई लोगों को ना फिजिक्स बहुत टफ लगता है रे बाप इतना भयंकर सब्जेक्ट है। देखिए फिजिक्स क्यों टफ लगता है, अगर आपके पास 2 चीज़ें नहीं हैं तो आपके लिए फिजिक्स बहुत ही भयंकर सब्जेक्ट है। पहला, आपकी अगर मैथमेटिक्स कमज़ोर है तो फिजिक्स आपके लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, राइट, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत छोटी छोटी मैथमेटिक्स आपको आनी ही चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सही से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पता होना चाहिए, है ना। और जो हायर लेवल की मैथमेटिक्स है वो सब तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़ होती है इमेजिनेशन। आप फिजिक्स को तभी समझ सकते हैं जब आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी नहीं है तो फिजिक्स आपके लिए बेकार है, यूजलेस। और यकीन जानिए आपका इमेजिनेशन पावर बहुत तगड़ा है। अरे पता नहीं क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं, ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज़ है, फिजिक्स को समझते हैं। और यहीं से मैं पहले चैप्टर में एंट्री कर जाऊंगा। इसी की डिफिनीशन होगी, डिफिनीशन से मैं आगे बढ़ूंगा। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर, साइंस ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या है? साइंस ऑफ नेचर। इस प्रकृति के अंदर तमाम फोर्सेस, तमाम इंट्रैक्शंस, तमाम चीजें जो घटित हो रही हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हो रही, बहुत ऐसी इवेंट्स हैं जो इस ब्रह्मांड के अंदर हो रही है। उसकी स्टडी ही क्या कहलाती है? फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वह साइंस ऑफ नेचर है, राइट। फिजिक्स इज द साइंस ऑफ नेचर। आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर क्या चीज है, राइट। व्हाट इज द नेचर। फिजिक्स तो समझ में आ गई, लेकिन हमको ये समझना है कि व्हाट इज नेचर। क्लियर? नेचर क्या चीज है, ठीक है। देखिए नेचर को अगर आप समझना चाहते हैं तो नेचर का सिंपल मतलब है जो भगवान द्वारा, गॉड द्वारा क्रिएट किया गया, सुपर नेचुरल पावर ने जिसको क्रिएट किया। अगर हमको नेचर के साइंस को समझना है, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर होने वाली तमाम घटनाओं को समझना है, तो हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि यूनिवर्स क्या है। इस यूनिवर्स के अंदर जो तमाम इवेंट्स हो रही हैं, अगर हमें इन इवेंट्स को समझना है, उनके बारे में पढ़ना, लिखना, जानना, समझना है, तो हमें जानना पड़ेगा कि यूनिवर्स क्या है। एग्जैक्टली फिजिक्स यूनिवर्स के अंदर होने वाली तमाम इवेंट्स की स्टडी है, तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं, उसी का अध्ययन। आइए मैं थोड़ा यूनिवर्स के बारे में बात करता हूं कि यूनिवर्स क्या चीज है, ब्रह्मांड क्या चीज है। देखिए ब्रह्मांड को नापना, मेजर करना बहुत ही मुश्किल है, राइट, इम्पॉसिबल, इनफाइनाइट है। एक्चुअली अगर मैं आपसे मैं आपको बताऊं कि क्या है यूनिवर्स, तो मैं आपको कहूंगा कि आप यूनिवर्स को ना एक मशीन जैसा चीज मान सकते हो। मशीन, इट इज अ मशीन, या आप इसको बेहतर कह लीजिए, इट इज अ सिस्टम। इट इज अ सिस्टम। और मैं अपने तरफ से बोल देता हूं कि आप इसे मशीन जैसा मान लीजिए। जैसे आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशन, एसी, क्लियर, आप वैसा ही मान लो कि यूनिवर्स है। समझ में आ गया? वैसा ही मान लो कि आप यूनिवर्स है। यूनिवर्स इज अ सिस्टम, बेहतर शब्द है यूनिवर्स इज द
सिस्टम, कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज, तमाम अंतरिक्षीय पिंडों का ये ग्रुप है, एक समूह है। मैं आपको बीच बीच में हिंदी भी बोलता रहूँगा, चूंकि जो लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो वो समझ सके, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इंग्लिश बोल ही रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या चीज़ है? यूनिवर्स एक सिस्टम है, एक मशीन है, एक सिस्टम है, एक मशीन है। आप ऐसे समझिए जैसे आपके घर में लगा हुआ एसी। इसके वैसे तो बहुत से कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट है स्टार, दूसरा कंपोनेंट है प्लैनेट, तीसरा कंपोनेंट है सैटेलाइट। आप कहेंगे बस इतने ही होते हैं क्या? नहीं, इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, एस्टेरॉयड है, तो ये है, वो है, बहुत से। लेकिन हम लोग मानेंगे यहां पर कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, स्टार है, प्लैनेट है और सैटेलाइट है, ठीक। अब स्टार किसे कहते हैं? स्टार वो है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी, विच प्रोड्यूसेस एनर्जी। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन, सूर्य। सन क्या है? एक स्टार है, वो एनर्जी पैदा करता है। आप लोग जब 12th वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उस पोर्शन में आप लोग को मैं न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और वहां आपको पता चलेगा कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स में एक बात पता चलेगी कि जो स्टार होते हैं वो एनर्जी पैदा करने के लिए जिस इवेंट, जिस प्रोसेस का सहारा लेते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है भाई और बहनों कि स्टार जो है वो क्या है? जो एनर्जी पैदा करता है। प्लैनेट क्या है? जो स्टार के चारों तरफ घूमे, आप उसे प्लैनेट बोल दीजिए, जो स्टार के चारों तरफ घूमे। जैसे अर्थ इज अ प्लैनेट, जुपिटर इज अ प्लैनेट, क्लियर। अर्थ है, जुपिटर है, मार्स है, बहुत से हैं जो प्लैनेट है। और सैटेलाइट किसे कहते हैं? जो प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। एग्जाम्पल के तौर पे मून, मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? यानी मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो स्टार क्या है मैंने बता दिया, प्लैनेट क्या मैंने बता दिया, सैटेलाइट क्या है मैंने बता दिया। हर स्टार का अपना एक परिवार होता है। क्या होता है? हर स्टार का अपना एक परिवार होता है। जैसे सन है तो सन का अपना एक परिवार है, उसके पास कुछ प्लैनेट्स हैं, तो एक परिवार होता है उसका, कई प्लैनेट्स का एक परिवार होता है। जैसे सन जो है उसके परिवार में ही हम लोग आते हैं, क्योंकि सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, अर्थ पे हम रहते हैं, अगर आपको यकीन हो तो, है ना। तो सन के चारों तरफ जो घूमने वाला पूरा प्लैनेट है वो मिल करके इसकी फैमिली बनाता है, इसको सोलर फैमिली बोलते हैं। यानी हम लोग किस फैमिली का हिस्सा हैं? हम लोग सोलर फैमिली का हिस्सा है। सन के चारों तरफ घूम रहा है। ऐसे कई स्टार, लाखों करोड़ों स्टार मिल जाते हैं, उनका परिवार मिल जाता है, तो ये परिवार मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसे हम कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। हम भी किसी गैलेक्सी का हिस्सा हैं, यानी हमारा स्टार भी किसी गैलेक्सी का हिस्सा है। और हमारा जो स्टार है यानी सन है, वो जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। मिल्की वे, आकाश गंगा, ठीक है। ये स्टार का परिवार और ऐसे बिलियन स्टार, मिलियन बिलियन स्टार मिल करके एक गैलेक्सी बनाते हैं, क्लियर। और ऐसी तमाम गैलेक्सी मिल करके बनाती है एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लस्टर। क्या कहते हैं? क्लस्टर। समझ में आ रहा है? स्टार से बना गैलेक्सी, गैलेक्सी से बना क्लस्टर, और ऐसे तमाम क्लस्टर से मिल करके ये ब्रह्मांड बना है, ये यूनिवर्स बना है। यानी आप सोच लीजिए कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, सोचिए तो।
सन ही इतनी दूर है, अरे भाई साहब बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट साइज हम बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ये जो यूनिवर्स है, मैंने जैसा आपको बताया, ये एक मशीन है, ये एक सिस्टम है। ये बना कैसे और ये चल कैसे रहा है? ये बना कैसे और ये चल कैसे रहा है? ये बना कैसे, यानी हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे बात करने जा रहे हैं आपसे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आखिर ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड बना कैसे? तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए एक थ्योरी है जिसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या कहते हैं जी? बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है, ये मैं आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में डिटेल पढ़ाऊंगा। वैसे ये थ्योरी कहती है कि ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एक चट्टान था, एक रॉक था। बिग बैंग हुआ, बिग मतलब बहुत बड़ा, मतलब बड़ा, और बैंग मतलब धमाका। तो इसमें धमाका हुआ और धमाका होकर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में कन्वर्ट हो गए। यानी कोई स्टार बन गया और स्टार से टूट करके प्लैनेट बन गया। जैसे ये कहा जाएगा कि जो अर्थ है वो सूर्य का हिस्सा है, सन का एक हिस्सा है, और सन से ये टूट करके अलग हुई, ठंडी हुई, पृथ्वी बन गई। क्लियर है? तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ये बिल्कुल एक धमाका हुआ और धमाका होकर के ये सब अलग हो गए और अलग अलग हिस्से अलग अलग बॉडीज में कन्वर्ट हो गए। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत की बात नहीं। बिग बैंग हुआ। आपके मन में दो प्रश्न आएगा। प्रश्न नंबर 1, जब बिग बैंग हुआ तो इतना सटीकता से कैसे अरेंजमेंट हो गया? मतलब आप सोचो ना कि क्या नाम है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रहा, एकदम इतना सटीक अरेंजमेंट कैसे हुआ? पहला पॉइंट है। तो इस सटीक अरेंजमेंट के पीछे क्या वजह है, इसका जवाब नहीं है। इसका एक ही जवाब हो सकता है, अगर आप माने तो, कि द गॉड एग्जिस्ट। द गॉड एग्जिस्ट, और गॉड की वजह से, भगवान की वजह से, ईश्वर की वजह से ही ऐसा संभव है। दूसरा पॉइंट, जब ये धमाका हुआ है तो ये सब अलग हुए, और इसका फ्यूचर ये होगा कि एक दिन फिर से सब कोलैप्स कर जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक बलून लीजिए और इस बलून में डॉट्स बना दीजिए, और इस बलून को जब आप ये फूला हुआ नहीं है, जैसे मार्केट से आप नया नया खरीद के लाइए, तो इसमें डॉट पास होंगे। आप उसको फूकिए तो डॉट दूर जाएंगे, और फूकिए और दूर जाएंगे, और फूकिए और दूर, एक बार धमाका होगा और पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है। यूनिवर्स बड़ा होता जा रहा है, एक दिन क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कहां से हुई है? बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। अब यूनिवर्स जो है वो एक मशीन, मैंने कहा, या एक सिस्टम है। इट इज अ मशीन और अ सिस्टम। बेहतर है कि आप इसे मशीन कहिए, और ये सिस्टम जिसमें तमाम तरह की बॉडीज है, और ये मिल करके पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। कोई भी मशीन, जो आपके घर में लगा हुआ एयर कंडीशन है, तो वो एयर कंडीशन कोई भी कंपनी बनाए, कोई भी कंपनी बनाए, लेकिन वो एक सर्टेन लॉ पे आधारित है। जो थर्मोडायनेमिक्स का नियम है उसी पर वो काम करेगा। चाहे कंपनी कोई भी बनाए, एक सर्टेन नियम पे कोई चीज काम करती है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है जिसे भगवान ने बनाया है, ये भगवान ने इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, इस ब्रह्मांड को चलते रहने के लिए कुछ कानून, कुछ नियम बनाए हैं। जो नियम 1000 साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, और आज से 1000 साल बाद भी वैसे ही रहेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर मैं इस पेन को छोड़ दूं तो ये कहां गिर जाएगा जी? जमीन पर। आज से 500 साल पहले अगर कोई चीज छोड़ी जाती होगी तो कहां गिरती रही होगी? जमीन पर। आपने जवाब दिया मन में। और आज से 500 साल बाद अगर छोड़ी जाएगी तो कहां गिरेगी? जमीन पर। क्यों?
क्योंकि यहां पर एक नियम काम करता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है। 1000 साल पहले वही था, 1000 साल बाद भी वही रहेगा। तो भगवान ने, गॉड ने इस ब्रह्मांड को ऑपरेट होने के लिए कुछ ऐसे नियम दिए जो साइंटिफिक हैं, साइंटिफिक लॉज, और कुछ ऐसे हैं जो नॉन साइंटिफिक हैं। कुछ साइंटिफिक लॉज हैं जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं और कुछ नॉन साइंटिफिक लॉज हैं। साइंटिफिक लॉज किसे कहते हैं? जिसे हम एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पेन पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो इसे प्रूव किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे नियम जो साइंटिफिकली प्रूव किए जा सके, जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए जा सके, ऑब्जर्वेशन में ले जाकर के उनको सत्यापित किया जा सके, ऐसे नियम को हम साइंटिफिक लॉज कहते हैं, जिनका एग्जांपल है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ऐसे बहुत से नियम हैं भाइयों और बहनों, पूरे फिजिक्स में आप लोग यही पढ़ने वाले हैं, साइंटिफिक लॉज पढ़ने वाले। और कुछ ऐसे भी नियम हैं जो नॉन साइंटिफिक हैं, जो ब्रह्मांड में मौजूद हैं, काम करते हैं। वो अलग बात है कि आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकते, प्रयोग द्वारा प्रमाणित नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में एक लॉ का जिक्र है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ क्या? कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव। अगर दुनिया में कोई भी चीज आपको दिख रही है, कोई इफेक्ट दिख रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता भाई और बहनों, कुछ भी नहीं हो सकता। जिसका कारण हमको नहीं पता होता है, हम उसको क्या बोल देते हैं? मिरेकल, मैजिक। लेकिन इस दुनिया में जो मैजिक दिखा रहा है ना, उसे भी उस मैजिक के पीछे का कारण पता है। समझ में आ रहा है क्या? हमको पता हो चाहे नहीं पता हो, एवरी इफेक्ट हैज इट्स कॉज। अगर आप कामयाब हो जाएंगे, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसके पीछे भी एक कारण है, और अगर फेल होंगे तो उसके पीछे भी एक कारण है। तो एवरी इफेक्ट हैज इट्स कॉज। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सकता है। जब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि यह नॉन साइंटिफिक लॉ है। तो देयर आर सम सर्टेन साइंटिफिक लॉ एंड नॉन साइंटिफिक लॉ जो भगवान ने इस ब्रह्मांड को, इस मशीन को चलने के लिए बनाए हैं। समझ में आ रहा है? एकदम क्लियर कट रखिएगा। हम लोग फिजिक्स के अंदर इन साइंटिफिक लॉज की स्टडी करने वाले हैं। किसकी स्टडी करने वाले हैं? साइंटिफिक लॉज की। तो एक बात समझ में आया कि फिजिक्स है क्या? फिजिक्स जो है ब्रह्मांड के इन्हीं साइंटिफिक लॉज का अध्ययन है, स्टडी है, द स्टडी ऑफ साइंटिफिक लॉज। समझ में आ गया? फिजिक्स क्या चीज है, मैंने इसको बताने के लिए आपको यूनिवर्स का परिचय दिया। और यूनिवर्स में दो तरह के लॉज हैं जिसके आधार पे पूरा यूनिवर्स चल रहा है। सम इज साइंटिफिक एंड सम इज नॉन साइंटिफिक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं भाई और बहनों, समझिएगा थोड़ा सा, अब हम आ रहे हैं बिल्कुल। जितने भी साइंटिफिक लॉज हैं, इनको समझने के लिए हम कुछ टर्म्स का प्रयोग करते हैं, कुछ टर्म्स का प्रयोग करते हैं। भाई अगर हमें कोई नियम पढ़ना है तो उस नियम में हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, कुछ टर्म्स का प्रयोग करेंगे। इन टर्म्स को ही हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं जी? फिजिकल क्वांटिटी। जिन टर्म्स की मदद से हम साइंटिफिक लॉज की स्टडी करते हैं, या जो साइंटिफिक घटनाएं हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि।
आपके मॉड्यूल में डेफिनेशन लिखी हुई है, ऑल द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहलाती है वो? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और नाम से आप बहुत सी क्वांटिटी को जानते होंगे, जैसे फोर्स, वर्क, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, हिंदी में एक्सेलरेशन को त्वरण कहते हैं, बल है, कार्य है, ऊर्जा, एनर्जी है। बहुत सी क्वांटिटीज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इन लॉज को, इन घटनाओं को, इन नियमों को समझने के लिए। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है ये आप समझ चुके हैं। ठीक, चलिए अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड से क्या लेना देना है, क्या मतलब है, आप समझिएगा थोड़ा सा। जैसे ये देखिए पेन दिख रही है आपको, दिख रही है? मैं इसके ऊपर फोर्स लगाने जा रहा हूं। मैंने फोर्स लगाया, फिर मैंने फोर्स लगाया, फिर मैंने फोर्स लगाया। तो जब मैंने पहले फोर्स लगाया तो ये अपनी जगह था, दोबारा फोर्स लगाया तो थोड़ा और दूर गया, तिबारा लगाया तो और दूर चला गया। तीनों बार मैंने लगाया क्या? फोर्स। फोर्स लगाया ना, तीनों बार मैंने फोर्स लगाया, लेकिन तीनों बार आपको पेन अलग अलग जगह जाती हुई दिखाई दी। ऐसा क्यों? कुछ तो है फोर्स में जो बदल गया है, कुछ तो बदल गया है जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट बदल गया है। वो जो कुछ हम बदल रहे हैं ना, जिसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट बदल जा रहा है, उस कुछ को ही क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि भी किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट, किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट कितना है, वो क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कह लो, राइट? जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना होगा फिजिक्स के अंदर, तो सबसे पहले आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे। क्या लोगे? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई संख्या ना बोलोगे। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट से आप शक्कर खरीद के लाए, चीनी, शुगर, और मैंने वहां पर पूछ दिया आपसे कि इसका मास कितना है, द्रव्यमान कितना है, इसका अमाउंट कितना है, यानी मैं उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पूछ रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ मास के बारे में पूछ रहा हूं। तो सबसे पहले आप एक संख्या बताएंगे और संख्या के साथ साथ आप बताएंगे यूनिट। संख्या के साथ साथ क्या होगा? यूनिट। एक नंबर होगा और एक यूनिट होगा। यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिस स्टैंडर्ड के रेफरेंस में हम किसी चीज को नापते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मैंने क्या किया कि मुझे इस पेन की लंबाई को नापना था, यानी पेन की लंबाई का मैग्नीट्यूड बताना था। मैंने स्टैंडर्ड ले लिया अपनी एक उंगली, मैंने कहा एक उंगली, एक उंगली, दो उंगली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मेरे से किसी ने पूछा कि ये पेन कितनी लंबी है, तो मैंने कहा 10 फिंगर, 10 उंगली। तो ये जो मैं लास्ट में बोल रहा हूं फिंगर या उंगली, वो यूनिट है, यानी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है या स्टैंडर्ड वैल्यू है जो मेजर की जा रही है, या कह लो जिसके रेफरेंस में मेजर किया जा रहा है। तो यूनिट यहां पर आपको लिखनी होती है, और ये हम लोग तय करते हैं अपने हिसाब से। किसी को भी यूनिट कह सकते हैं, आप बोल सकते हो ये यूनिट है किसी भी चीज की,
यूनिट तय करना हमारा काम है। समझ में आ रहा है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लाई होता है। जब ये लिखा जाएगा तो आप इसी को मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड कहोगे। जैसे मैंने आपसे कहा आप शक्कर खरीद के लाए, कितना लाए? तो आपने कहा 5 kg, 5 kg। समझ में आ गया? 5 kg। ठीक। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू में यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब यही होता है। आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे और साथ में यूनिट देंगे। अगर आपने यूनिट बदली, एक सर्टेन अमाउंट का, एक सर्टेन वैल्यू का, एक सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपने यूनिट बदली तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप 5 kg शक्कर लाए थे और आप इसकी यूनिट को बदल दीजिए, किलोग्राम को ग्राम कर दीजिए, तो यहां 5 का 5000 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड के लिए जब आप यूनिट बदलते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाती है। यूनिट आपने केजी से ग्राम किया, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से 5000 हो गई। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप एक फिक्स मैग्नीट्यूड ले लें, क्या ले लें? फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड चाहे अलग अलग यूनिट में लिया जाए पर वो चेंज नहीं होगा। मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। चाहे आप यूनिट बदलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यूनिट बदलोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। एक सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसी दूसरे यूनिट में नापने से चेंज नहीं होगा। मैं आपको समझाता हूं। मैं कुछ ऐसा आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं जो आपके लिए अननोन है। बाकी जो लोग रूरल इलाके से होंगे वो मेरे एग्जाम्पल को जरूर समझ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं। सपोज कर लीजिए आप जानते हैं केजी एक यूनिट है मास की। आप मार्केट में गए और 20 केजी 20 केजी आलू खरीद के लाए। समझ में आ गया? अब 20 केजी आलू कुछ होगा। और एक इलाका है जहां पर एक नई यूनिट चलती है, मान लो आपके यहां चलती है, नहीं चलती है, उस यूनिट का नाम है पसेरी। सपोज कर लीजिए, थोड़ा सा आप मान लीजिए, आप जानते हो चाहे नहीं जानते हो, इट इज अ पसेरी। जो बिहार वाले होंगे, यूपी वाले होंगे वो समझते होंगे पसेरी। हम मान लेते हैं पसेरी एक यूनिट है और एक पसेरी में 5 केजी आलू आता है, 5 केजी। तो अगर 5 केजी आलू आता है, इस हिसाब से ये 4 पसेरी हुआ। 20 केजी का मतलब 4 पसेरी, 4 पसेरी हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं 20 केजी बोलूं तो जितना आलू है, और 4 पसेरी बोलूं और जितना आलू है, क्या आलू सेम है ना? फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है कि हम यूनिट बदल दे रहे हैं, और यूनिट बदलने से न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जा रही है। अगर आप यूनिट चेंज करोगे भाई और बहनों, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी एक सर्टेन मैग्नीट्यूड के लिए। यानी NU रिमेन्स कांस्टेंट फॉर डिफरेंट यूनिट्स। N इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? U। अगर आप यूनिट छोटी करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने यहां किलोग्राम से ग्राम में बदला, ग्राम छोटा है, केजी बड़ा है, तो ग्राम में बदला तो न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से 5000 हो गई, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी भाई और बहनों। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है और किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये दोनों मैंने आपको बता दिया। मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अब यूनिट्स के बारे में, राइट? यूनिट्स के बारे में, ठीक है, यूनिट्स के बारे में, ठीक है। यूनिट्स और फिजिकल क्वांटिटी दोनों चलते रहेंगे। यूनिट्स के बारे में, अब यूनिट्स जो है वो तय होती है अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से यूनिट तय होती है।
अलग अलग देशों में लोगों ने अलग अलग यूनिट बनाई हुई है मास को नापने का, मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को नापने की यूनिट बनाई हुई है। और इस दुनिया में अलग अलग यूनिट जब बनाई गई एक ही चीज को नापने की, तो अलग अलग सिस्टम बना, अपनी अपनी पद्धति बन गई, अपना अपना तरीका बन गया। जैसे एक सिस्टम बना, उसका नाम है FPS। क्या नाम है? FPS। क्लियर? यह सिस्टम कहता है कि हम लंबाई को, लेंथ को फुट में नापेंगे, मास को पाउंड में नापेंगे और टाइम को सेकंड में नापेंगे। यह एक सिस्टम बना। अब हो सकता है कि पाउंड किसी देश में चलता हो या हो सकता है किसी देश में ना चलता हो। अब किसी ने बना लिया कि हम फुट में नापेंगे, पाउंड में नापेंगे, सेकंड में नापेंगे। किसी ने एक दूसरा सिस्टम बना लिया, CGS। कहा लंबाई को हम नापेंगे सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। ये इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? धीमे धीमे आप ये समझ रहे होंगे कि यूनिट तो यार अपने मन का मैल है, जो चाहे जैसा बना सकता है। हम चाहे एक नया यूनिट बना लें, वो अलग बात है कि वो चले या ना चले। आप अपने नाम से यूनिट बना लीजिए। हम कह दीजिए कि हम लंबाई को राजू में नापेंगे, राजू में, तराजू में नहीं, राजू में। आपका नाम मान लीजिए राजू है, आपने कहा हम लंबाई को किस में नापेंगे? राजू में। अब राजू चलता हो चाहे ना चलता हो, आप गए मार्केट में, कपड़े वाले से कहे भाई साहब हमको 5 राजू कपड़ा देना, तो कपड़े वाला कहेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, क्योंकि राजू चलता नहीं है। मीटर चलता है, समझ जाएगा, सेंटीमीटर भी समझता है, समझ चल जाएगा, पर राजू नहीं चलता। पर कोई चाहे तो बना सकता है। एक और सिस्टम आया इसी तरीके से, MKS। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग देशों द्वारा अलग अलग सिस्टम डेवलप होते रहे, जिसमें तमाम अलग अलग तरह की यूनिट्स को हम इंट्रोड्यूस करते रहे। एक CGS सिस्टम बना, एक MKS सिस्टम बना, एक FPS सिस्टम बना, ऐसे सिस्टम पूरे दुनिया में बनते रहे। ठीक है, तो आपको यूनिट्स की कहानी समझ में आई होगी, यूनिट्स की कहानी समझ में आई होगी। अब एक बात देखिए, इसमें लफड़ा है ना, किसी देश में फुट चलता है, किसी देश में फुट नहीं चलता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में हिंदी चलती है, लेकिन अमेरिका में हिंदी नहीं चलती, चाइना में हिंदी नहीं चलती। यदि आप चाइना जाओगे तो आप कौन सी लैंग्वेज बोलोगे? चाइनीज तो बोलोगे नहीं, आती ही नहीं है चाइनीज। नहीं तो पहले चाइनीज सीखो फिर जाके बोलो। आप चाइना जाओगे तो आप इंग्लिश बोलोगे, आप फ्रांस जाओगे तो आप इंग्लिश बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्रेंच नहीं आती, पर अंग्रेजी आपको पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। अगर लोग अपने अपने हिसाब से यूनिट बनाते रहेंगे तो एक देश वाला दूसरे देश में तो जा ही नहीं पाएगा। पता चला फुट वाला गया सेंटीमीटर वाले के यहां, बड़ा भाई साहब 4 फुट कपड़ा दे दीजिएगा, कहेगा पता नहीं क्या कह रहा है, समझने में दिक्कत होगी। इसलिए 1960 में, 1960 में एक संस्था है CGPM, उसके द्वारा एक सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। कौन सा सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम। लिखते हैं SI। क्या लिखते हैं? SI। अब आप में से कई लोग सोचेंगे लिखा तो है इंटरनेशनल सिस्टम, तो लिख रहे हैं SI, IS लिखना चाहिए था। IS तो नहीं हो जाएगा, नहीं, IS लिखाना चाहिए था, नहीं। एक्चुअली ये जो है सिस्टम डी इंटरनेशनल, वहां से ये शॉर्ट फॉर्म आया है SI, सिस्टम डी इंटरनेशनल।
जिसको अंग्रेजी में कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और एसआई सिस्टम पूरे दुनिया में हर कहीं पर भी किसी भी देश में चलता है, ये हर जगह मान्य है भाई और बहनों। ये इंटरनेशनल सिस्टम इज वैलिड ईच एंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और इस सिस्टम के द्वारा निर्धारित की गई यूनिट्स पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चलती है। हम लोग फिजिक्स के अंदर इसी सिस्टम की यूनिट सबसे पहले पढ़ेंगे। इसी सिस्टम द्वारा निर्धारित यूनिट्स अलग अलग क्वांटिटी की जो होगी हम उसे पढ़ने वाले हैं। जो एसआई सिस्टम पर बोला है कि ये यूनिट होनी चाहिए, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आई होप आपने समझ लिया होगा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, समझे या नहीं? मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, राइट? और मैंने आपको यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बता दिया। किसके बारे में बता दिया? सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बता दिया। आप चाहें तो आप अपना सिस्टम बना लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो अपना सिस्टम बना सकते हैं, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, मामले को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है? तो अब आप कहेंगे जी हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वांटिटी की क्या यूनिट होनी चाहिए? तो भाइयों बहनों, अपने आप नहीं पता चलेगा, ये आप पढ़ोगे, ये आप जानोगे, ये आपको बताया जाएगा। अलग अलग क्वांटिटी आपके पास आती जाएगी और उसकी एसआई यूनिट बताते जाएंगे, तो आपको ये पता चलती जाएगी कि एसआई यूनिट कौन सी। एसआई मतलब अंतर्राष्ट्रीय यूनिट, समझ रहे हैं आप? चलिए मैं मामले को बढ़ाता हूं आगे। अब मैं आपके सामने करने वाला हूं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको अपनी नोट्स में नोट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? बताया जाए। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि फिजिक्स के नियमों को समझने के लिए, नेचर के नियमों को समझने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी ना। अब हम उसका क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, हम उसको बांटने जा रहे हैं। तो जब हम उसको बांटेंगे तो अलग अलग बेस पर, अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से होगा। जैसे मैं आपके सामने सबसे पहले क्लासिफिकेशन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन के आधार पे मैं आपके सामने क्लासिफिकेशन करने वाला हूं, राइट? डिफिनीशन के आधार पे हम क्लासिफाई करेंगे। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है? देखिए यहां हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, यानी जब हम किसी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसके आधार पे हम क्लासिफाई करेंगे। और हम डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यानी दिशा, डायरेक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन करेंगे कि डायरेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप डेफिनेशन के आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को बांटोगे, और समझ लीजिए एक बात और यहां मैं बता दूं एडिशनल, कि ये क्लासिफिकेशन सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का ही नहीं है बल्कि यूनिट्स का भी है, ठीक? अभी इसको रहने देते हैं, यहां रहे, अभी इसको लास्ट में बता देता हूं मैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हमने डेफिनेशन के आधार पे किया और डायरेक्शन प्रॉपर्टीज के आधार पे किया। तो डेफिनेशन के आधार पे दो तरह की क्वांटिटी निकल कर आती है, एक को कहते हैं फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी, हिंदी में कहते हैं मूल राशियां, और दूसरी कहलाती है डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी हिंदी में कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ रहा है?
डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे दो तरह की यहां भी क्वांटिटी आएगी। एक आएगी स्केलर क्वांटिटी, क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी आएगी वेक्टर क्वांटिटीज। एक है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटीज। इस वाले चैप्टर में, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको अदिश राशि और इसको सदिश राशि, इस वाले चैप्टर में इसे नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसे पढ़ना है। यानी डेफिनेशन के आधार पे जो क्लासिफिकेशन है मुझे उसके बारे में आपको पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। ये वाला जो चैप्टर, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आप इसको अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक? समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, ठीक है? देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं भाई और बहनों, सबसे पहली जो हमने कैटेगरी लिखी थी, क्या? फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटीज। ये क्या है? ठीक, ये क्या है, मैं इसके बारे में आपसे बातचीत करने वाला हूं। देखिए, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी या मूल राशियां किसे कहते हैं? क्लियर? देखिए, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए, जिसे बताने के लिए, समझाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, किसी अन्य क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े, हम उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। जैसे मास कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल है। सिंपल है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है? लेकिन अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसको डिफाइन करने के लिए आपको अन्य क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है तो आप उसे डेराइव बोल देते हो। जैसे वर्क, अगर आप वर्क को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको फोर्स बताना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी बताना पड़ेगा। बिना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डिफिनीशन के आप वर्क को डिफाइन नहीं कर सकते भाई बहनों। इफ यू वांट टू डिफाइन वर्क यू हैव टू नो अबाउट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी ये फंडामेंटल नहीं है, वर्क इज नॉट फंडामेंटल। पर मास को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कहेंगे जी ऐसा कैसे, मास को डिस्क्राइब करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको मास डिस्क्राइब करके बताता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसी से आपको समझाता हूं। देखो, ये आपको डस्टर दिख रहा होगा, दिख रहा है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैटर क्या चीज है। व्हाट इज मैटर? जो जगह घेरती है, विच ऑक्युपाइज स्पेस, इज कॉल्ड एज मैटर। जो जगह घेरे उसे मैटर कहेंगे। जैसे आप जिस कमरे में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, उस कमरे में हवा होगी, हवा ने कमरे को घेरा हुआ है, हवा मैटर है। टेबल होगी आपके पास में, टेबल ने जगह घेरा हुआ है, टेबल के पास भी मैटर है। ग्लास में अगर पानी रखा है आपके बगल में, वो पानी भी मैटर है क्योंकि उसने जगह घेरा हुआ। अरे आपने भी जगह घेरी हुई है, आपके पास भी मैटर है। मैंने भी घेरी हुई है, ज्यादा घेरी हुई है, तो मेरे पास भी मैटर है। ठीक है, मैटर समझ में आ गया? मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस मेनली। हालांकि होते और भी हैं, लेकिन मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं। हर मैटर के पास, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस, एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे ये डस्टर एक सॉलिड है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है। उसी प्रॉपर्टी का नाम मास है। आप कहेंगे ये मास कैसा होता है? आप समझिए, मैं आपको समझाता हूं थोड़ी देर के लिए।
मान लीजिए मैं आपकी बात कर रहा हूं, अपने आप को आप इमेजिन करिए, आप हैं, मैं कहता हूं कि आप ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, यानी आपके पास एक प्रॉपर्टी है ईमानदारी। क्या है आपके पास? ईमानदारी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा, आपके पास ईमानदारी है। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई और बहनों कि मुझे जरा ईमानदारी दिखाइए, तो आप क्या बोलोगे? पीछे वाले पॉकेट में हम भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं है। आप दिख रहे हैं या ईमानदारी दिख रही है? आप दिख रहे हैं, ईमानदारी नहीं दिखती। आपको मैटर दिख रहा है, मास नहीं। मैटर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये मैटर है, मास नहीं है। ये मास तो दिखता ही नहीं, मास की कोई शक्ल सूरत नहीं होती, जैसे ईमानदारी की कोई शक्ल सूरत नहीं होती। पर किसी के पास ईमानदारी है, इस बात का क्या सबूत है? जब हमको दिखती ही नहीं ईमानदारी, तो पता कैसे चलता है कि ईमानदारी है? ईमानदारी का पता लगाने के लिए एक तरीका हो सकता है। मान लीजिए भरे बाजार में आप जा रहे थे और आगे एक आदमी जा रहा था, उसके पॉकेट से 2000 की नोट गिर जाती है, गुलाबी वाली। आप उसे देखते हैं, सोचते हैं, मन में कुछ विचार आता है, उसको उठा के वापस कर देते हैं। इसका मतलब आपके पास ईमानदारी है, और ना करें तो नहीं है। यानी ईमानदारी साक्षात नहीं दिखती, एक घटना के द्वारा पता चलता है कि किसी के पास ईमानदारी है या नहीं। जैसे आपको भी, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपकी बहुत सी खूबियां बताते होंगे। कोई आपको कहता है तुम बहुत गुस्सैल हो, कोई कहता होगा नहीं हो। वो सब कैसे कहते हैं? इवेंट्स के द्वारा, घटनाओं के द्वारा। तो मैंने कहा कि इसके पास मास है। आप कहेंगे कि आपको जब दिख नहीं रहा है तो क्या गारंटी कि इसके पास मास है? मास की एक ही गारंटी है कि मास को अट्रैक्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। अगर मैं इस डस्टर को छोड़ दूं तो ये जमीन में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इसका जमीन में गिरना इस बात का सबूत है कि इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, और इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगना इस बात का सबूत है कि इसके पास मास है। यानी मास के होने का सबूत क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर कोई चीज ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर देती है तो हम बता ही नहीं सकते कि उसके पास मास है कि नहीं। देख के तो आप कतई नहीं बता सकते, क्योंकि आपको मास नहीं दिखता, आपको मैटर दिखता है। फिल्म में देख रहे हैं, बाहुबली लेकर के चला जा रहा बड़ा बड़ा पत्थर, हम लोग सोच रहे हैं बाप रे बाप, एकदम बिल्कुल मसल्स, बाइसेप ट्राइसेप दिख रही है। बाद में पता चलता है कि भैया वो थर्माकोल का बना हुआ है। समझ में आ रहा है? देखते आप मैटर है, मास को कभी नहीं देखते। मास इज अ प्रॉपर्टी जो दिखती नहीं है, और आप देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते हो दो चीजों के बीच में। वो क्लास में एक टीचर ने पूछ दिया कि 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई में कौन भारी है? तो बच्चे ने कहा सर 1 किलो लोहा भारी है। कहा बेवकूफ आदमी, जब मैं कह रहा हूं कि दोनों 1 किलो हैं तो लोहा कैसे भारी होगा? बोला सर आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए और हम आपको 1 किलो लोहा फेंक के मारते हैं, पता चल जाएगा कौन भारी है। जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब यह है कि आपको मैटर दिखता है, आपको मास नहीं दिखता है, और मास इज अ प्रॉपर्टी। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि मास क्या है, तो मैं कहूंगा मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इसके बारे में चर्चा करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वहां जब मैं पढ़ाऊंगा तो और हम लोग बात करेंगे उस पर, मास के बारे में। फिलहाल मुझे सिर्फ इतना बताना था कि मास को डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ी। क्या हमें कोई जरूरत पड़ी? देखिए, भ्रमित मत हो जाइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आप हमसे मत ये कहने लगे देखिए मास बराबर फोर्स बाई एक्सेलरेशन होता है, तो हम मास को डिफाइन करने के लिए, भाई फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? तो मास बराबर फोर्स बाई एक्सेलरेशन हुआ, मास को डिफाइन करने के लिए फोर्स चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। गलत। मास को डिफाइन करने के लिए फोर्स और एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। मास को फोर्स और एक्सेलरेशन की भाषा में लिखा जा सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, बट इट डज नॉट रिक्वायर्ड फोर्स एंड एक्सेलरेशन टू डिफाइन। मास को डिफाइन करने के लिए फोर्स एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, लेकिन मास को फोर्स और एक्सेलरेशन की भाषा में लिखा जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा फंडामेंटल या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। दुनिया में फंडामेंटल क्वांटिटीज जो भी होंगी उसके यूनिट को हम फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहेंगे।
फंडामेंटल या बेसिक यूनिट कहेंगे। ठीक है। एसआई के मुताबिक, जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, उसके मुताबिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। समझ में आ रहा है आपके? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास की यूनिट होती है एसआई के मुताबिक किलोग्राम, लिखते हैं केजी से शॉर्ट में। लेंथ की यूनिट है मीटर, शॉर्ट में एम। टाइम की यूनिट है सेकेंड और लिखते शॉर्ट में है एस। करंट की यूनिट है एम्पियर, शॉर्ट में लिखते हैं ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की है केल्विन, शॉर्ट में लिखते हैं के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की है कैंडेला, लिखते हैं सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल, शॉर्ट में लिखते हैं MOL। मैं इसका हिंदी नेम भी बता दे रहा हूं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, करंट, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। एसआई के मुताबिक ये 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इसके अलावा जो बच गई वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। और ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। समझ में आ गया? 7 क्वांटिटीज जिन्हें हमने फंडामेंटल का दर्जा दिया है अकॉर्डिंग टू एसआई। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे यहां पर, राइट? जूल, न्यूटन, तीसरा किलोग्राम और चौथा टेस्ला और पांचवा भी कर देते हैं नन। आपसे सवाल करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या सवाल कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। आप में से कई लोगों ने कहा किलोग्राम, नहीं, जवाब है इसका नन। इसमें से कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। क्यों? ये फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ी है, ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट। मैंने क्या पूछा था? तो क्वांटिटी और यूनिट में फर्क समझे रहिएगा, क्लियर है? और इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ करके जो बाकी जितनी भी बच जाएं वो सब डिराइव्ड है। मैं नाम लेता हूं, चार्ज डिराइव्ड। अरे इन सातों में आता है क्या चार्ज? कहीं है चार्ज? नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डिराइव्ड। वर्क डिराइव्ड, हीट डिराइव्ड, एनर्जी डिराइव्ड, टॉर्क डिराइव्ड। तो इन 7 के अलावा जो बच जाए वो डिराइव्ड है। तो मैंने आपको फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज का जिक्र कर दिया। आज ये आपकी पहली लेक्चर है, इंट्रो लेक्चर है। मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है और इसके आगे के लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको चीज़ें अपडेट की जाएगी। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बैंग ऑन स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स बहुत आसान है, ये मान लीजिए, और आने वाले समय में इसे बहुत आसान आपके सामने बनाने वाला हूं। एक बार मैं आपको चलते चलते मॉड्यूल का नज़ारा करा देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये N/U मैंने बताया आपको। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ देयर डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स आर फॉलोइंग 2 टाइप्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। तो फंडामेंटल में क्या है? These the quantities which do not depend upon other quantities for their complete definition known as fundamental or base quantity, length, mass and time. According to SI, there are 7 fundamental quantities and their units. ये मैंने सातों के नाम लिखे।
और डिराइव्ड के बारे में भी मैंने आपसे जिक्र कर लिया। तो मैंने आज आपको यहाँ तक पढ़ाया है भाई और बहनों, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे, मुलाकात होगी इसके आगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पे आप लैंपलाइटर के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।